कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसकी भी अपनी एक जिंदगी होती है, एक पूरी जीवन कहानी। आज हम ठीक यही समझने वाले हैं, हमारे पैरों के नीचे की जमीन की कहानी। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हमारे आसपास के पहाड़ और घाटियां हमेशा से ऐसी ही थी, या फिर ये सब एक बहुत लंबी, बहुत ही दिलचस्प कहानी का हिस्सा है? एक ऐसी कहानी जिसका अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापा है। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए पहले इसके मुख्य किरदारों को जानना जरूरी है। सबसे पहला किरदार है भू आकृति, जिसे हम लैंडफॉर्म भी कहते हैं। ये और कुछ नहीं, बस जमीन का कोई भी कुदरती आकार है, जैसे कि एक पहाड़ी, एक घाटी या फिर कोई खुला मैदान। और जब ऐसी कई भू आकृतियां, मतलब पहाड़, नदियां और मैदान एक साथ मिल जाते हैं, तो वो मिलकर बनाते हैं एक भूदृश्य, यानी लैंडस्केप। ये किसी भी जगह की पूरी तस्वीर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलग अलग रंग मिलकर एक पेंटिंग पूरी करते हैं। अब सबसे मजेदार बात यह है कि हम इंसानों की तरह ही इन भूदृश्यों का भी एक पूरा जीवन चक्र होता है। ये भी युवा होते हैं, फिर परिपक्व होते हैं और आखिर में बूढ़े हो जाते हैं। तो चलिए इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये है कि ये कहानी लिख कौन रहा है? कौन है वो कलाकार जो इन पहाड़ों और घाटियों को तराशता है? चलिए हमारे ग्रह के इस सबसे बड़े और सबसे माहिर मूर्तिकार से मिलते हैं। देखिए, दुनिया के ज्यादातर नमी वाले इलाकों में जमीन को आकार देने वाली जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है बहता हुआ पानी। इसी को हम नदीय क्रियाएं भी कहते हैं, मतलब नदियों का काम। लेकिन पानी इतना शक्तिशाली है क्यों? असल में इसकी 3 मुख्य वजहें हैं। एक, भारी बारिश से मिलने वाला ढेर सारा पानी। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण जो इसे लगातार नीचे की ओर खींचता है। और तीसरा, इसकी तेज रफ्तार। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो पानी में चट्टानों तक को काटने की जबरदस्त ताकत आ जाती है। तो चलिए अब इस भूदृश्य के जीवन के पहले अध्याय में चलते हैं, इसकी जोशीली और ऊर्जा से भरी युवावस्था में, जब बदलाव बहुत ही तेजी से होते हैं। देखिए, जब कोई नदी युवा होती है ना, तो उसमें गजब की ऊर्जा होती है। वो अपनी सारी ताकत जमीन को नीचे की ओर गहराई में काटने में लगाती है, और इसी से बनती हैं गहरी और संकरी वी आकार की घाटियां। और हाँ, इसी दौर में हमें वो शानदार झरने और तेज बहाव वाले रैपिड्स भी देखने को मिलते हैं। अपनी इस तूफानी जवानी के बाद भूदृश्य थोड़ा शांत और परिपक्व होने लगता है। अब इस अवस्था में वो पहले वाली तेजी नहीं रहती, बल्कि एक तरह का संतुलन आ जाता है। इस दौर में नदी की ऊर्जा नीचे काटने के बजाय किनारों को काटने में लगती है। इससे घाटी धीरे धीरे चौड़ी होने लगती है, और जहां कभी बड़े बड़े झरने हुआ करते थे, वहां अब दूर तक फैले हुए बाढ़ के मैदान बनने लगते हैं। ये तालिका हमारी पूरी कहानी के तीनों हिस्सों को एक साथ दिखाती है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे युवावस्था से बुढ़ापे तक नदी का काम, घाटी का आकार और वहां की मुख्य चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं। और आखिरकार हमारा भूदृश्य अपने जीवन के अंतिम और सबसे शांत अध्याय में पहुंचता है, एक सौम्य वृद्धावस्था जहां ऊर्जा कम है और शांति ज्यादा है। इस उम्र में नदी बहुत धीमी हो जाती है और सांप की तरह बल खाती हुई चलती है। कभी कभी होता यह है कि नदी अपने घुमावदार रास्ते को छोड़ के एक सीधा रास्ता पकड़ लेती है, और जो पुराना घुमावदार हिस्सा है वो कटकर एक अलग झील बन जाता है। इसी झील को गोखुर झील कहते हैं। लाखों सालों के इस लंबे सफर के बाद ऊंचे नीचे पहाड़ और गहरी घाटियां सब कुछ घिसकर लगभग एक सपाट मैदान में बदल जाता है। इसी लगभग समतल मैदान को पेनीप्लेन के नाम से जाना जाता है। हाँ, इस समतल मैदान पर कहीं कहीं कुछ अकेली कठोर चट्टानी पहाड़ियां दिख सकती हैं। इन्हें मोनैडनॉक कहते हैं। ये असल में उन पुराने विशाल पहाड़ों के आखिरी बचे हुए हिस्से हैं जो कभी यहाँ खड़े थे, बिल्कुल उस भूदृश्य की जवानी की यादों की तरह। जैसा कि कहा गया है, हर भू आकृति का जन्म, संशोधन और अंततः विनाश का एक इतिहास होता है। ऊंची चोटियों से शुरू होकर एक सपाट मैदान पर खत्म होने वाला ये सफर हमें यही सिखाता है कि हमारी धरती पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। हर चीज की अपनी एक कहानी है। तो अगली बार जब कोई किसी पहाड़ी, नदी या घाटी को देखे, तो एक पल के लिए जरूर सोचे उसकी उम्र और उसकी कहानी के बारे में, और ये जानने की कोशिश करे कि ये भूदृश्य अपनी कहानी के किस अध्याय में जी रहा है।
तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। सोचिए, एक तरफ है बहता हुआ नरम सा पानी और दूसरी तरफ एकदम ठोस सख्त पत्थर। ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि पानी आखिर ये कमाल करता कैसे है। हर नदी की कहानी उसकी जवानी से शुरू होती है। और ये जवानी कहाँ होती है? पहाड़ों में। यहाँ नदी बिल्कुल एक जोशीले नौजवान की तरह होती है। ढलान तेज, रफ्तार तूफानी, और उसका बस एक ही मकसद होता है, कटाव। मतलब अपने रास्ते में जो कुछ भी आए उसे काटना, तोड़ना और अपने साथ बहा ले जाना। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये जो विशाल बड़ी बड़ी घाटियां हमें दिखती हैं, इनकी शुरुआत कैसे होती है? सब कुछ शुरू होता है पानी की एक नन्ही सी पतली सी धार से, जिसे रिल कहते हैं। फिर वक्त के साथ यही धार थोड़ी गहरी और चौड़ी होकर गली बन जाती है, और फिर लाखों साल बाद नतीजा एक पूरी की पूरी घाटी तैयार। कितनी छोटी सी शुरुआत से कितना बड़ा नतीजा, है ना? अच्छा, तो नदी बनाती तो दोनों को है, गॉर्ज भी और कैनियन भी, पर दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है। देखिए, गॉर्ज बनता है जब नदी बहुत सख्त चट्टानों से गुजरती है। वो उसे बस नीचे की तरफ काट पाती है, जिससे एक गहरा और संकरा वी शेप बनता है। दूसरी तरफ कैनियन बनता है नरम परतदार चट्टानों में। यहाँ नदी नीचे के साथ साथ साइड से भी काटती है, जिससे सीढ़ी जैसे किनारे बन जाते हैं, जैसे मशहूर ग्रैंड कैनियन। तो सारा खेल चट्टान के टाइप का है। यही उनके अलग अलग दिखने का राज है। कभी किसी नदी में उतरे हों और पैरों के नीचे एकदम गोल चिकने गड्ढे महसूस किए हों? इन्हें ही कहते हैं जलगर्तिका या पॉटहोल। और ये कोई ऐसे वैसे मामूली गड्ढे नहीं है। इनके बनने के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प प्रक्रिया है। तो इसकी रेसिपी क्या है? बहुत सिंपल। पानी का कोई भंवर कुछ छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को अपने में फंसा लेता है, फिर वो उन्हें एक ही जगह पर गोल गोल घुमाता रहता है। हजारों सालों तक ये कंकड़ एक नेचुरल ड्रिल मशीन की तरह काम करते हैं और धीरे धीरे नदी के तल को घिसते रहते हैं और आखिरकार तैयार हो जाता है एक परफेक्ट गोल जलगर्तिका। तो पहाड़ों का जोशीला सफर खत्म, अब नदी मैदानों में आ गई है। यह है उसकी मिडिल एज। यहाँ जमीन सपाट है तो उसकी रफ्तार भी कम हो जाती है। अब उसमें वो पहले वाली तेजी नहीं रही। तो अब वो सीधी नहीं बहती, बल्कि आराम से सांप की तरह बल खाते हुए चलती है। और इन्हीं मोड़ों को हम कहते हैं विसर्प या मिएंडर्स। और ये जो विसर्प हैं, इनकी भी अपनी एक पूरी जिंदगी होती है। होता क्या है कि नदी अपने मोड़ के बाहरी किनारे पर लगातार कटाव करती है और अंदर वाले किनारे पर मलबा जमा करती जाती है। इससे मोड़ और भी ज्यादा घुमावदार होता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब मोड़ की गर्दन यानी दोनों सिरे बहुत पास आ जाते हैं, और फिर किसी दिन शायद बाढ़ के दौरान नदी आलस दिखाती है और एक शॉर्टकट ले लेती है। वो सीधा बहने लगती है और जो पुराना घुमावदार रास्ता था वो पीछे छूट जाता है। बस यही बन जाती है एक सुंदर सी यू शेप वाली झील, जिसे कहते हैं गोखुर झील। तो नदी सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं करती, वो एक बढ़िया बिल्डर भी है। जब बाढ़ आती है तो पानी किनारों के ऊपर फैल जाता है। जैसे ही पानी की रफ्तार कम होती है, वो अपने साथ लाया भारी मलबा किनारों पर ही छोड़ देता है। इसी से बनती हैं प्राकृतिक दीवारें, जिन्हें तटबंध कहते हैं। और दूसरी तरफ जो विसर्प का अंदरूनी शांत वाला मोड़ होता है, वहां नदी धीरे धीरे महीन मिट्टी जमा करती है। इससे बनता है पॉइंट बार। तो एक तरफ बाढ़ से सुरक्षा, दूसरी तरफ जमीन का विस्तार। कमाल है। और अब नदी अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर है। वो अपनी मंजिल यानी समुद्र या किसी बड़ी झील तक पहुंच चुकी है। यहां आकर उसका सफर खत्म होता है और यहीं से शुरू होता है उसका आखिरी और सबसे बड़ा काम, निर्माण का काम। इसको ऐसे समझिए, एक नदी पूरे जोश में पहाड़ से नीचे उतर रही है और अचानक सामने आ जाती है सपाट जमीन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तेज रफ्तार गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा दिए हों। अब नदी अपने साथ जो भारी भरकम सामान लाई थी, पत्थर, बजरी, मोटे कण, उसे और आगे नहीं खींच पाती। तो वो सारा सामान वहीं पहाड़ के पैरों में एक पंखे जैसी शक्ल में बिछा देती है, और इसी को कहते हैं जलोड़ पंख। और अब आता है ग्रैंड फिनाले, डेल्टा। जब नदी समुद्र में मिलती है तो उसकी रफ्तार लगभग 0 हो जाती है। अब तक जो भी महीन मिट्टी, गाद वो अपने साथ लाई थी, उसे वो यहीं जमा कर देती है। ये मलबा इतना ज्यादा होता है कि नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, और इसी जमाव से बनती है नई बेहद उपजाऊ जमीन,
ये धरती को नदी का आखिरी सबसे शानदार तोहफा होता है। अभी तक तो हम पानी के वो कारनामे देख रहे थे जो जमीन के ऊपर होते हैं, लेकिन पानी का एक और रूप है जो जमीन के नीचे अंधेरे में काम करता है। चलिए अब दरवाजा खोलते हैं एक छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया का, जिसे कार्स्ट कहते हैं। कास्ट की खासियत यह है कि यहाँ पानी चट्टान को घिसता या तोड़ता नहीं है, वो उसे घोल देता है। जी हाँ, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है। ये ऐसी जगहों पर होता है जहाँ चूना पत्थर जैसी चट्टानें हों जो पानी में घुल सकती हैं। तो यहाँ पानी एक एसिड की तरह काम करता है जो हजारों सालों में धीरे धीरे पूरी चट्टान को घोलकर जमीन का नक्शा ही बदल देता है। और कास्ट में सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ एक ही जगह पर दो दुनियाएं बसती हैं। जमीन के ऊपर अजीब अजीब गड्ढे यानी सिंकहोल और नुकीली चट्टानें दिखाई देती हैं, लेकिन ठीक उसी जमीन के नीचे अंधेरे में गुफाओं और सुरंगों का एक पूरा का पूरा जाल बिछा होता है। एक दुनिया ऊपर, एक दुनिया नीचे, और दोनों को बनाया है पानी ने। और इन गुफाओं के अंदर पानी अपनी कारीगरी का एक और नमूना पेश करता है। पानी की हर बूंद अपने साथ थोड़ा सा खनिज लाती है और उसे जमा करती जाती है। जो आकृतियां छत से नीचे की ओर लटकती हैं उन्हें कहते हैं स्टेलेक्टाइट। याद रखने का तरीका, टाइट से पकड़कर छत से लटके हैं, और जो जमीन से ऊपर की ओर उठती हैं वो हैं स्टेलेग्माइट। और फिर हजारों लाखों साल तक बूंद बूंद टपकते रहने के बाद एक जादुई पल आता है। छत से बढ़ता हुआ स्टेलेक्टाइट और जमीन से उठता हुआ स्टेलिग्माइट आखिरकार एक दूसरे से मिल जाते हैं, और उनके मिलने से जन्म होता है एक विशाल स्तंभ का, एक पिलर का। ये उस अंधेरी दुनिया में समय और सब्र की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। तो जमीन के ऊपर बहती नदी से लेकर जमीन के नीचे छिपे पानी तक हमने देखा कि कैसे पानी लगातार हमारी धरती का चेहरा बदल रहा है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला नाच है, निर्माण और विनाश का। और इसी नाच की वजह से हमारा ग्रह हमेशा जिंदा और बदलता रहता है। जेम्स एन वॉटकिंस की एक बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं, नदी चट्टान को अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी दृढ़ता से काटती है। इसका मतलब साफ है, पानी की असली शक्ति उसकी रफ्तार या जोर में नहीं बल्कि उसकी जिद में है, उसके लगातार बहते रहने में है। लाखों सालों की यही लगन बड़े से बड़े, सख्त से सख्त पत्थर को भी झुका देती है। और ये सफर हम एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर पानी जैसी एक साधारण सी चीज पत्थर जैसी मजबूत चीज को बदल सकती है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास ऐसी और कौन कौन सी धीमी मगर लगातार काम करने वाली शक्तियां हैं जो इसी वक्त चुपचाप हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। ये सोचने वाली बात है। तो सवाल ये है कि वो कौन है जो इन मास्टरपीसेस को बनाते हैं। मिलिए पृथ्वी के 3 सबसे बड़े कलाकारों से। एक है धीमी लेकिन जबरदस्त ताकत वाली बर्फ, दूसरा है कभी न रुकने वाला पानी, और तीसरी है सब कुछ बदल देने वाली हवा। आइए एक एक करके इनकी कलाकारी को करीब से समझते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे, सबसे ऊंचे इलाकों से, जहां हमारा पहला कलाकार रहता है। ये हैं ग्लेशियर, मतलब बर्फ की वो विशाल नदियां जो चलती तो बहुत धीरे हैं पर पहाड़ों को तराशने की बेजोड़ शक्ति रखती हैं। देखिए, ग्लेशियर मोटे तौर पे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं महाद्वीपीय ग्लेशियर जो अंटार्कटिका की तरह पूरे पूरे महाद्वीप को ढक लेते हैं, और दूसरे होते हैं पर्वतीय ग्लेशियर जो पहाड़ों की घाटियों से होकर बहते हैं। लेकिन इनका साइज कोई भी हो, जमीन को बदलने की इनकी ताकत वाकई हैरान कर देने वाली है। ग्लेशियर की पहली ट्रिक है उत्पादन या प्लकिंग। जरा सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा हाथ चट्टान की दरारों में पानी डालकर उसे जमा दे, और फिर जब वो आगे बढ़े तो उस चट्टान के पूरे टुकड़े को ही उखाड़ ले जाए। ये ग्लेशियर की असली ताकत है। और फिर आता है इनका दूसरा हथियार, अब घर्षण या एब्रेजन। इसको आप कुदरत का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल सैंड पेपर समझ लीजिए। ग्लेशियर अपने साथ फंसे कंकड़ पत्थरों से जमीन को लगातार घिसता है, खुरचता है, और हजारों सालों में उसे एकदम चिकना बना देता है। और इस जबरदस्त कारीगरी का नतीजा जरा देखिए। पहाड़ों में ये कटोरे जैसे सर्क, मैटरहॉर्न जैसी एकदम नुकीली चोटियां जिन्हें हॉर्न कहते हैं, और 2 घाटियों के बीच में ये चाकू की धार जैसी अरेत, और हाँ, ये शानदार यू आकार की घाटियां, ये सब इस बर्फीले कलाकार की बेमिसाल कारीगरी के सबूत। लेकिन रुकिए, ग्लेशियर सिर्फ तोड़-फोड़ नहीं करते, वो कुछ बनाते भी हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो अपने साथ लाया हुआ सारा मलबा,
मिट्टी, पत्थर सब पीछे छोड़ जाते हैं। इसी से बनती हैं मोरेन जैसी दीवारें और ड्रमलिन जैसी अनोखी उल्टी नाव के आकार की पहाड़ियां। तो चलिए अब बर्फ की इस धीमी दुनिया से निकलकर चलते हैं समुद्र के किनारों पर, जहां हर पल हलचल है, ऊर्जा है। यहां हमारा दूसरा कलाकार इंतजार कर रहा है, बिना थके काम करने वाली शक्तिशाली लहरें। ये बात बहुत दिलचस्प है कि हमारे अपने देश भारत में ही दो बिल्कुल अलग तरह के तट हैं। देखिए, हमारा पश्चिमी तट एक सबमर्ज्ड यानी डूबा हुआ तट है, इसीलिए वहां ऊंची ऊंची चट्टानें और क्लिफ्स दिखते हैं। और दूसरी तरफ है हमारा पूर्वी तट, जो एक इमर्ज्ड यानी उभरा हुआ तट है। इसीलिए वहां लंबे लंबे शांत रेतीले समुद्र तट और लगून मिलते हैं। ये एक ही कलाकार यानी लहरों की दो अलग अलग स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण है। तो लहरों का काम सिर्फ चट्टानों को काटना नहीं, बल्कि रेत से नई आकृतियां बनाना भी है। वे अपने साथ लाई रेत और मिट्टी को जमा करके खूबसूरत बीचेस, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले और शांत लैगून बनाती हैं। और यही प्रक्रिया धीरे धीरे नए तटीय मैदानों को जन्म देती है। और देखिए, ये सिर्फ भूगोल की किताब की बात नहीं है, ये हमारी सुरक्षा से भी जुड़ा है। जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया है, मैंग्रोव के जंगल और तटों पर जमा हुआ ये मलबा, ये सब मिलकर एक नेचुरल दीवार की तरह काम करते हैं, जो हमें सुनामी जैसी खतरनाक लहरों से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, विशाल तपता हुआ रेगिस्तान। यहाँ का कलाकार दिखता तो नहीं, पर उसकी मौजूदगी, उसकी ताकत हर जगह महसूस होती है। मिलिए हवा से, रेगिस्तान के महान मूर्तिकार से। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हम अक्सर सोचते हैं कि रेगिस्तान में सारा काम हवा ही करती है, पर एनसीईआरटी हमें याद दिलाता है कि यहाँ अचानक आने वाली बाढ़, जिसे शीट फ्लड्स कहते हैं, और भूस्खलन भी उतने ही जरूरी हैं। असल में तो ये सभी मिलकर रेगिस्तान का रूप तय करते हैं। और जब हवा और पानी ये दोनों मिलकर रेगिस्तान में काम करते हैं तो कमाल की चीजें बनती हैं। जैसे ये मशरूम जैसी दिखने वाली चट्टान, जिसे छत्रक शैल कहते हैं, या फिर समतल मैदान के बीच में अकेले खड़े ये इंसेलबर्ग, जो दूर से किसी द्वीप की तरह लगते हैं। और हाँ, रेगिस्तान की बात हो और रेत के टीलों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पर क्या सारे टीले एक जैसे होते हैं? जी नहीं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हवा की दिशा और रेत कितनी है, इस पर निर्भर करता है कि टीला कैसा बनेगा। बरखान जैसा चांद के आकार का, या फिर अनुप्रस्थ जैसा लहरदार। तो बर्फ, पानी और हवा, इन तीनों कलाकारों के काम को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस सब का मतलब क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारी पृथ्वी कोई स्टैटिक यानी स्थिर चीज नहीं है। ये कोई म्यूजियम नहीं है जहां सब कुछ अपनी जगह पर फिक्स है। ये तो एक जिंदा, सांस लेती हुई जगह है। हर पहाड़, हर घाटी, हर समुद्र तट, ये सब प्रकृति की अलग अलग ताकतों के बीच चल रही एक लगातार बातचीत का नतीजा है। हमारी दुनिया हर पल, हर सेकंड बदल रही है। और ठीक जैसे ये कुदरती ताकतें मिलकर हमारी पृथ्वी को बनाती हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान को, नॉलेज को शेयर करने से हमारी समझ का दायरा बढ़ता है। अगर आपको पृथ्वी के इन कलाकारों की ये कहानी पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा, तो ई पाठशाला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस ज्ञान के सफर में जुड़िए। ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस स्टूडेंट के लिए है जो एनसीईआरटी को रटना नहीं, बल्कि सच में समझना चाहता है। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और के लिए मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बना सकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।